Hi guys, how are you? Let's continue the class. Today we discuss about what? Increasing and decreasing functions. ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे. ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है पहले किस पे डिस्कस करेंगे. तो इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होती है देखो. ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं, तो थोड़ा सा डेफिनेशन है देख लो कि अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइन ऑन ओपन इंटरवल ए बी. मतलब ओपन इंटरवल ए बी लेना है, ए और बी के बीच में जितने सारे पॉइंट्स है उसको लेना है, ए बी को छोड़कर. ठीक है, अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइन ऑन ओपन इंटरवल ए बी इज सेड टू बी इंक्रीजिंग. इसको इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, इज सेड टू बी इंक्रीजिंग is said to be increasing if क्या है कि अगर x1 जो है x2 से छोटा है. क्या लिखा मैंने एक बार देख लो कि अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइन ऑन ओपन ए बी इज सेड टू बी इंक्रीजिंग. मतलब उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कब बोलेंगे, अगर x1 लेस देन x2 है. x1 x2 क्या, ओपन इंटरवल ए बी के बीच का कोई पॉइंट्स है. ठीक है, इसके बीच का कोई भी दो पॉइंट x1 x2 लिया मैं, अगर x1 जो होगा x2 से क्या लेस है. ठीक है, दिस इम्प्लाइज एफ x1 जो होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू एफ x2 होगा. फॉर एवरी x1 x2 जो है कहाँ से बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी. मेरा x1 x2 ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, या फिर इन अदर वर्ड्स अगर मान लो x1 ग्रेटर देन क्या x2 है, क्या x1 अगर x2 से बड़ा हो जाता है इसका मतलब एफ x1 जो होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ x2. फॉर एवरी x1 x2 कहाँ का एलिमेंट होगा, ये ओपन ए बी का एलिमेंट हो जाएगा. ठीक है, शॉर्ट में क्या है ये कि कोई फंक्शन एफ एक्स है जो किसी एक इंटरवल पे डिफाइन होगा, उसको हम इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, अगर x1 जो है x2 से छोटा है तो एफ x1 का जो वैल्यू आएगा एफ x2 के वैल्यू से क्या होगा, या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा. मतलब एफ x2 का वैल्यू या तो एफ x1 के बराबर होगा या फिर एफ x1 के ग्रेटर होगा. ठीक है, और x1 x2 कहाँ के एलिमेंट होगा, ओपन इंटरवल ए बी का एलिमेंट होगा. उसी तरह से अगर इस तरह से मान लो गिवन रहे कि x1 x2 से बड़ा है और एफ x1 का वैल्यू एफ x2 से फिर बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, x1 x2 ओपन ए बी का एलिमेंट है, तो उस केस में भी फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे. ठीक है, चलो इसको मैं ग्राफ से दिखाता हूँ, शायद आप लोग को थोड़ा क्लियर हो जाए. जैसे मान लो ये ग्राफ. ठीक है, इधर x1 पॉइंट है, इधर x2 पॉइंट है. ठीक है, x3 पॉइंट है, इस तरह से पॉइंट है. अब मान लो x1 जो है x2 से क्या छोटा है, x1 पहले यानी x1 बड़ा है, x2 बाद में यानी x2 की छोटा है. मान लो x1 पे फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे आया एफ x1. ठीक, जब x2 लगाए तो फंक्शन का वैल्यू मान लो यहाँ पे मिला एफ x2, ये पॉइंट है. अब दोनों को तुम ज्वाइन कर दो, तब ये क्या मिल रहा है, एफ x1 यहाँ पे, एफ x2 यहाँ पे है. मतलब इसका ये हो गया लेंथ, एफ x1 का लेंथ ये, एफ x2 का लेंथ क्या हो गया, ये हो गया. मतलब ओरिजिन से लेकर यहाँ तक एफ x2 का लेंथ हो गया. तो ये बड़ा है ये छोटा है ना, यहाँ भी देखो x1 क्या है x2 से छोटा है, एफ x1 जो आया तुम्हारा एफ x2 से छोटा आया. तो ये फंक्शन क्या होगी, इंक्रीजिंग फंक्शन. ऐसे ग्राफ से भी देख सकते, इसका ग्राफ कैसा हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते हुए है ना, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का ही एग्जाम्पल है. मतलब अगर x1 x2 से अगर छोटा है तो एफ x1 जो होगा क्या होगा, एफ x2 से छोटा होगा. समझ आ रहा है ना, x1 अगर x2 से छोटा है तो एफ x1 जो होगा एफ x2 से छोटा होगा. यही तो लिखा है ना,
कि x1 x2 से अगर लेस है तो f(x1) जो है f(x2) से या तो बराबर होगा या छोटा होगा, मतलब या तो बराबर होगा या फिर छोटा होगा। तो यहाँ पे छोटा है ना, बराबर नहीं है। अगर बराबर हो जाता है तब भी वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बराबर इसलिए कर रहा है अगर मान लो फंक्शन मेरा कांस्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि इस तरह से इधर x1 है, x2 है, ठीक है, x3 है, डॉट डॉट जितना चाहे ले लो। अब मान लो x1 पे भी वैल्यू 2 आ रहा है, x2 पे भी 2 आ रहा है, x3 पे भी 2 आ रहा है, ग्राफ इस तरह से आ रहा है। तो इसमें देखो f(x1) का भी वैल्यू बराबर होगा f(x2) का, f(x3) सब इक्वल वैल्यू है, ठीक है। और फंक्शन क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा ये बढ़ ही रहा, आगे बढ़ रहा, पीछे तो नहीं आ रहा ना, आगे बढ़ता जा रहा। तो ये हर एक पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है कि सारा जो फंक्शनल वैल्यू है इक्वल है। और x2 क्या है, x1 से बड़ा है, x3 क्या है, x2 से बड़ा है। तो ये पॉइंट्स आपस में बड़ा है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू जो आ रहा है f(x1) f(x2) सब बराबर आ रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। आई मीन आप लोग समझ गए होंगे। सिंपली आप ग्राफ देख के भी बता सकते हो। जैसे मान लो कोई ग्राफ इस तरह से, ठीक है, मान लो यहाँ से गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे चल गया। तो देखो ये फंक्शन ये इंक्रीजिंग 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 यहाँ तक इंक्रीजिंग है, उसके बाद से घट गया ना वैल्यू, घट गया कि फिर बढ़ रहा। तो फंक्शन इस इंटरवल पे क्या इंक्रीजिंग है। उसके बाद फिर इधर से क्या हो रहा है, डिक्रीज है, फिर यहाँ से ये बढ़ रहा है, यहाँ से डिक्रीज हुआ ना, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू किया। तो फंक्शन इस इंटरवल पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग है। हर एक पॉइंट पे देखो आगे बढ़ रहा, फिर यहाँ से नीचे आ गया ना, तो इधर से डिक्रीजिंग हो गया यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर इंक्रीज करेगा। समझ आ रहा है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट है। अब देखो डिक्रीजिंग फंक्शन का, उसका भी थोड़ा डेफिनेशन देख लो डिक्रीजिंग का। डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। सेम उसी तरह से इसका भी डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन एफ(x) is said to be decreasing. फंक्शन f(x) is said to be decreasing, किसी इंटरवल पे ही होगा, ऑन ओपन इंटरवल AB, ठीक है। और फंक्शन f(x) is said to be decreasing on ओपन इंटरवल AB, ठीक है। इफ मान लो तुम्हारा x1 लेस देन x2 है, क्या है, x1 लेस देन x2 है, दिस इम्प्लाइज साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। f(x1) जो होगा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2). अगर x1 लेस देन x2 है, दिस इम्प्लाई f(x1) इज ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2), ठीक है। तो उसको हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। या फिर अगर x1 ग्रेटर देन x2 है, ठीक, दिस इम्प्लाइज f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2). क्या हो रहा है, साइन चेंज हो जा रहा है। x1 अगर x2 से छोटा है तो f(x1) क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2) हो रहा है। अगर x1 x2 से बड़ा है तो f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2) हो रहा है, ठीक है। तो f(x) को क्या बोलेंगे हम लोग, डिक्रीजिंग फंक्शन। x1 x2 कहाँ का चीज़ है, फॉर एवरी x1 x2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल AB पे, ठीक है। देन द फंक्शन f(x) इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। देन द फंक्शन f(x) इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया, डिक्रीजिंग फंक्शन लिख लेना तुम लोग। अब देखो इसी में दो केसेस आते हैं, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा डिक्रीजिंग फंक्शन की एग्जांपल देखो, ठीक है। एग्जांपल कैसे दिखाएंगे, देखो इससे मान लो इस तरह से ग्राफ लेते हैं, ठीक, दिख रहा होगा सभी को, ठीक। मान लो मैं यहाँ पे पॉइंट क्या ले रहा हूँ, x1 ले रहा हूँ, x2 ले रहा हूँ, इधर x3 ले रहा हूँ, इसी तरह से इधर भी कुछ पॉइंट्स होंगे, ठीक।
ग्राफ मेरा किस तरह से, इस तरह से, ठीक है, यहाँ तक गया, फिर इस तरह से इधर। क्लियर है? अब देखो इस ग्राफ से तुमको क्या दिख रहा है कि x1 क्या है, x2 से छोटा है। यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2, ये छोटा ना हो गया x2 से, ये छोटा, ये बड़ा हो गया x2। x2 क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। x1 क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब f(x1) का वैल्यू देखो तो f(x1) का वैल्यू क्या देखो तो f(x1) इस पॉइंट फंक्शन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक। x2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, यहाँ से आ रहा है। तो ये हाइट देखो तुम्हारा यहाँ पे आया, ये हाइट क्या है, यहाँ पे आया। कौन वाला हाइट बड़ा है, ये वाला हाइट बड़ा है ना। तो f(x1) का वैल्यू बड़ा है f(x2) के वैल्यू से। f(x2) का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, जो भी y का वैल्यू होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। f(x1) का वैल्यू ओरिजिन से लेके यहाँ तक, यानी f(x1) का वैल्यू ग्रेटर हो रहा है, ठीक। f(x2) का वैल्यू लेस हो रहा है ना। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मैंने क्या लिखा है कि अगर x1 लेस देन x2 है तो f(x1) जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2) होगा। f(x1) का जो वैल्यू आएगा वो f(x2) से बड़ा होगा, है ना। देखो ना, x1 का वैल्यू इस पॉइंट पे मिल रहा है, x2 का वैल्यू यहाँ, ग्राफ एकदम नीचे आ गया तुम्हारा, नीचे आ गया ना ग्राफ, यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है। तो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ मिला, इस पॉइंट पे मिला, x1 पे मिल रहा है। तो ग्राफ जितना ऊंचा होता है ना तो उसका हाईएस्ट वैल्यू उस पॉइंट पे होता है। तो x1 पे वैल्यू सबसे ज़्यादा मिल रहा है, x2 पे वैल्यू क्या मिल रहा है, f(x1) से कम मिल रहा है, ठीक। इसका मतलब x2 जो है x1 से बड़ा है, लेकिन f(x1) जो है f(x2) से बड़ा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जाम्पल है, ओके। अब क्या था तुम्हारा, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ से मैं दोनों समझाता हूँ, या थोड़ा वो डेफिनेशन लिख सकते हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, क्या बता रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तुम्हारा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, इसमें इक्वल टू नहीं होता है, ठीक। अगर मान लो x1 लेस देन x2 है, इसका मतलब होगा कि f(x1) जो है वो क्या होगा, f(x2) से छोटा होगा। x1 लेस देन x2, दिस इम्प्लाई f(x1) लेस देन f(x2). x1 x2 कहाँ का चीज़ है, और एवरी x1 x2 बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए, ठीक। उसी तरह से और एक इनइक्वालिटी कर लोगे अगर x1 ग्रेटर देन x2 रहेगा तो f(x1) ग्रेटर, मतलब अगर ऐसे होता है x1 ग्रेटर देन x2 है तो f(x1) जो होगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, f(x2) हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें इक्वल टू नहीं आएगा, इसमें इक्वल टू आ रहा था ना, इसमें इक्वल टू नहीं आएगा तुम्हारा। इस तरह से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है कि अगर मान लो तुम्हारा x1 लेस देन x2 है तो दिस इम्प्लाई, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है ना, f(x1) ग्रेटर देन f(x2) हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। x1 x2 कहाँ का चीज़ है, ओपन इंटरवल ए बी का चीज़ है ये, और एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन ए बी। या फिर अगर मान लो तुम्हारा x1 ग्रेटर देन x2 है, दिस इम्प्लाइज f(x1) जो हो जाएगा वो लेस देन f(x2) हो जाएगा, और एवरी x1 x2 बिलोंग टू ओपन ए बी, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ग्राफ किस तरह से हो जाएगा, देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, ठीक। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब कि हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, x का वैल्यू बढ़ेगा ग्राफ नीचे आएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, डेफिनेशन नहीं था और एक दो थ्योरम होगा, बस ये चैप्टर में उतना ही पढ़ना तुम लोग को। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सो दैट f(x) इक्वल टू 3x + 5 इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R, ओके। क्वेश्चन दिख रहा है, सो दैट f(x) इक्वल टू 3x + 5 इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। क्या है, तो सेट ऑफ रियल नंबर पे देखना है, कोई भी दो रियल नंबर ले लो, ठीक है। हमें गिवन क्या है, गिवन है f(x) इक्वल टू 3x + 5, ठीक। लेट कोई दो रियल नंबर ले लेते हैं, x1 x2, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। x1 x2 कोई दो रियल नंबर R से बिलोंग कर रहा है, सच दैट किस तरह से,
कि x1 जो है वो लेस देन x2 है, मतलब मैं x2 को बढ़ा ले रहा हूँ x1 से, ठीक है। हमें चाहिए क्या, देखो 3x + 5 इस फॉर्म पे इसको लाओ, 3x चाहिए ना हमको, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, इधर क्या हो जाएगा 3x1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे लेस देन 3x2, ठीक, 3x1 लेस देन 3x2। फिर क्या चाहिए 5, तो दोनों इनइक्वलिटी के दोनों तरफ हम ऐड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब 5 दोनों तरफ ऐड कर दो, 3x1 + 5 लेस देन 3x2 + 5, क्लियर है। दोनों तरफ 5 ऐड कर दिया, 3x1 + 5 लेस देन 3x2 + 5। अब 3x1 + 5 इसको क्या बोलेंगे, देखो fx = 3x + 5, अगर x को मैं x1 से रिप्लेस कर दूंगा fx1, तो क्या हो जाएगा 3x1 + 5, तो 3x1 + 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं fx1, इफ़ यू रिप्लेस x by x1 देन ये क्या हो जाएगा fx1 का वैल्यू हो गया, और ये क्या हो गया fx2 का वैल्यू हो गया। हमने क्या लिया था x1 x2 से छोटा है, तो fx1 भी fx2 से छोटा आ गया, मतलब गिवन फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन क्या हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। गिवन फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। जो गिवन फंक्शन है क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट द फंक्शन fx equals to e⁻x is strictly increasing function, strictly increasing function on R, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया कि सो दैट द फंक्शन fx = e⁻x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R, मतलब e⁻x को सेट ऑफ रियल नंबर्स R में हमें इंक्रीजिंग दिखाना है। कोई भी x1 x2 तुम R का एलिमेंट ले लो और उसको ये शो करो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। लेते हैं लेट, क्या करते हैं लेट करो कि x1 x2 कोई दो एलिमेंट लिया, लेट x1 x2 जो बिलोंग कर रहा था R पे बिलोंग कर रहा है, ठीक। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट, किस तरह से ले रहे हैं कि x1 जो है वो ग्रेटर देन क्या x2 से है, x1 ग्रेटर देन x2 है, तो हमको क्या दिखाना है fx1 जो होगा वो भी ग्रेटर देन होगा fx2। अब क्या करो दोनों तरफ e ले लेते हैं, ठीक है, इधर भी e का पावर ले लेते हैं, इधर भी e का पावर ले लेते हैं, कोई दिक्कत। e⁻x1 ग्रेटर मतलब e के पावर में दोनों को रेज कर दो। x1 x2 R का एलिमेंट है, x1 x2 से बड़ा है, e का वैल्यू जो भी होता है तुम्हारा 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो अगर ये 1 से बड़ा है तो कुछ भी पावर बेस अगर सेम होता है, पावर अगर ये बड़ा होगा तो वो e का पावर जो भी देंगे वो भी क्या होगा इस तरह से बड़ा ही होगा, ठीक है। चाहे तो चेक कर सकते हो, रीजन लिख सकते हो सिंस e इज ग्रेटर देन 1, ठीक, एंड x1 इज लेस देन x2, x1 इज ग्रेटर देन x2 है, इसका मतलब क्या होगा कि e⁻x1 जो है वो भी ग्रेटर होगा e⁻x। नहीं समझ में आ रहा तो देखो जैसा मैं एग्जांपल ले लो, देखो तुमको x1 ग्रेटर देन, जैसे मान लो 2 ग्रेटर देन 3 है, ठीक, मैं बेस ले रहा हूँ, चलो सॉरी ये तो गलत ही लिखा ना, 3 ग्रेटर देन 2 है, मान लो 3 क्या 2 से बड़ा है। अब मैं कुछ भी चलो 2 ले लेता हूँ, e का वैल्यू, e को क्या ले रहा हूँ मैं 2 ले रहा हूँ, तो 2⁻3 जो होगा वो 2⁻2 से बड़ा होगा, e पर जगह पे 2 ले लो, इस दोनों को पावर में 2⁻8 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 8 बड़ा है ना 4 से, तो उसी तरह से यहाँ पे लिखिए, ठीक। तो e⁻x1 किसका वैल्यू हो गया तुम्हारा fx1 का वैल्यू हो गया ना, e⁻x1 ये fx है ना तुम्हारा, fx x1 डालेंगे तो e⁻x1 आएगा,
तो ये क्या हो गया, एफ एक्स वन जो हो गया तुम्हारा वो ग्रेटर देन क्या हो गया, एफ एक्स टू। एफ एक्स वन का जो तुम्हारा वैल्यू है क्या होगी, एफ एक्स टू से बड़ा हो गया, तो मेरा गिवन फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। मतलब क्या हो गया, 10 हमने क्या किया था, एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू, ये हम लोगों ने लिए थे। हम लोगों ने क्या दिखा दे कि एफ एक्स वन जो है वो ग्रेटर देन एफ एक्स टू है। इसका मतलब हुआ द गिवन फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू। एक्स वन एक्स टू कहाँ का एलिमेंट था, आर का एलिमेंट था, ठीक। therefore the given function क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। therefore the given function is an increasing function। समझ आ रहा, अब बाकी क्वेश्चन खुद से करो, ठीक है। चलो बाय।